नमस्कार। आज गुरुवार 28 अगस्त 2025 है। जो लोग अमेरिका जाने की सोच रहे हैं या वीज़ा पर वहाँ हैं, उनके लिए शायद आजकल थोड़ा अनिश्चितता का माहौल है। H1B वीज़ा पर एक नई बहस सी छिड़ी हुई है, छात्रों के लिए नियम बदल रहे हैं और करोड़ों वीज़ा धारकों के रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच हो रही है। तो आज हम इन्हीं सब हालिया बदलावों और नीतियों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, खबरें हैं, विश्लेषण हैं, जो इस उलझी हुई तस्वीर को समझने में हमारी मदद करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इन सब में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि इन बदलावों का असल मतलब क्या हो सकता है, खासकर भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ अलग अलग नियमों की बात नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की आप्रवासन नीति में शायद एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा है। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि ज़मीनी हकीकत क्या है और इन सब के पीछे वजहें क्या हो सकती हैं। सही। तो फिर शुरुआत H1B वीज़ा से करते हैं। ये भारतीय टेक पेशेवरों के लिए तो बहुत ही अहम है। अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेटर माइक ली ने सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाया था कि क्या H1B वीज़ा रोकने का वक्त आ गया है। और ये सवाल उठा वॉलमार्ट में भारतीय H1B कर्मचारियों की भर्ती में कथित रिश्वतखोरी की। खैर, वो अपुष्ट खबरें थी जो ऑनलाइन चल रही थी उसके बाद। हाँ, हालांकि वॉलमार्ट ने बाद में ये साफ भी कर दिया था कि उनकी जो अपनी अंदरूनी जांच थी उसका H1B वीज़ा से कोई लेना देना नहीं था। वो मामला एक वेंडर और कुछ अमेरिकी कर्मचारियों का था जिन्हें हटा दिया गया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस घटना ने इस बहस को हवा ज़रूर दे दी। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सीनेटर की ही बात नहीं है। कुछ समय पहले कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन ने भी ऐसी ही मांग की थी। अच्छा। हाँ, कि भारतीय नागरिकों के लिए H1B वीज़ा खत्म किया जाए। उनका आरोप था कि ये लोग अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं। और अब तो इसे सीधे सीधे घोटाला कहा जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लिटनिक और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस दोनों ने H1B प्रोग्राम को पब्लिकली स्कैम कहा है। ये तो काफी कड़ा शब्द है ना। हाँ, बिल्कुल। और लटनिक ने इसके पीछे कुछ तर्क भी दिए हैं जो सुनने लायक है। उनका कहना है कि भी प्राथमिकता तो अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी देने की होनी चाहिए। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि जो औसत ग्रीन कार्ड पाने वाला है उसका वेतन लगभग $66,000, वो औसत अमेरिकी नागरिक के वेतन $75,000 से कम है। तो उनका निष्कर्ष ये था कि इसका मतलब है अमेरिका सबसे निचले चतुर्थांश यानी कि बॉटम क्वार्टाइल कम वेतन वाले लोगों को ज्यादा ले रहा है। लेकिन क्या ये $66,000 बनाम $75,000 वाला तर्क पूरी कहानी बताता है? क्या इसमें यह भी शामिल है कि कई ग्रीन कार्ड धारक शायद अपने करियर के शुरुआती दौर में हों, या फिर ये परिवार आधारित ग्रीन कार्ड हों? क्या ये सीधी तुलना सही तस्वीर दिखाती है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और जो आलोचक हैं वो यही कह सकते हैं कि ये आंकड़े शायद पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको नहीं पकड़ते। हो सकता है इसमें नए आप्रवासियों के शुरुआती वेतन हो जो बाद में बढ़ते हैं, या जैसा आपने कहा अलग अलग तरह के ग्रीन कार्ड शामिल हों। लेकिन प्रशासन का जो तर्क है वो इसी आंकड़े पर टिका है और इसी के जवाब में वो एक गोल्ड कार्ड का प्रस्ताव ला रहे हैं। गोल्ड कार्ड? हाँ, जो अमेरिका में $5 मिलियन का निवेश करेगा उसे सीधे स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड मिलेगा। उनका दावा है कि इस गोल्ड कार्ड में काफी दिलचस्पी है। कोई 2.5 लाख लोग कतार में हैं, जिससे $1.25 ट्रिलियन का राजस्व आ सकता है। उधर डिसेंटिस भी कुछ ऐसे ही बात कह रहे थे कि H1B से दुनिया के जो सबसे बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं और ये अमेरिकी युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब AI जैसी टेक्नोलॉजी पहले ही नौकरियों के बाजार में इतनी उथल-पुथल मचा रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो राष्ट्रपति ट्रंप का बदलता रुख है। हमें याद है इसी साल जनवरी में उन्होंने तो कुशल लोगों के अमेरिका आने का समर्थन किया था। हाँ, कहा था कि वो चाहते हैं कि प्रतिभाशाली लोग देश में आएं, लेकिन उनके पहले कार्यकाल में H1B पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे और अब उनकी सरकार के सदस्य इसे घोटाला बता रहे हैं। ये अस्थिरता अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर महसूस हो रहा है खासकर भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर, जो एक स्टडी टू वर्क पाइपलाइन होती है। मतलब अमेरिका में पढ़ाई करके वहीं काम करने का रास्ता, उस पर अब खतरा सा लग रहा है। अगर H1B सिस्टम जो अभी लॉटरी पर आधारित है वो बदलकर पूरी तरह वेतन आधारित हो गया, तो इससे उन मिड लेवल पेशेवरों को मुश्किल हो सकती है जिनका वेतन शायद बहुत ज्यादा ना हो, भले ही वो बहुत कुशल हो। और इसे कई लोग भारत के सॉफ्ट एक्सपोर्ट यानी उसके टैलेंटेड लोग उस पर सीधे हमले की तरह देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि बड़ी IT कंपनियां इन्फोसिस, TCS, विप्रो, हाँ वही,
ये सब H1B वीजा की सबसे बड़ी स्पॉन्सर हैं। तो ये भारत की एक बड़ी ताकत पर चोट मानी जा रही है। लेकिन ये जो H1B पर दबाव है, ये तो एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि जांच का दायरा वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। मैंने पढ़ा है कि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो सभी 55 मिलियन वैध अमेरिकी वीजा धारकों के रिकॉर्ड्स की समीक्षा कर रहे हैं। 55 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका जमीनी स्तर पर मतलब क्या हुआ? इसे मौजूद क्यों ना हो, और अगर इस जांच के दौरान कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जिससे वो वीजा के लिए अयोग्य पाया जाता है, जैसे मान लीजिए वीजा की अवधि से ज्यादा रुक गया, या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो गया, या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया, या फिर आतंकवाद का समर्थन किया, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। और रद्द किया जा सकता है? हाँ, और अगर वो व्यक्ति उस समय अमेरिका में है तो उसे देश से निकाला भी जा सकता है। मतलब डिपोर्ट। और इस जांच में अब एक नया और शायद थोड़ा धुंधला सा पहलू भी जुड़ गया है, विचारधारा। हाँ, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा यानी USCIS ने हाल में कहा है कि वो वीजा, वर्क परमिट और ग्रीन कार्ड जैसे विवेकाधीन मतलब डिस्क्रेशनरी निर्णयों में, हाँ, जहां अधिकारियों के पास ज्यादा छूट होती है, हाँ, उन निर्णयों में अमेरिकी विरोधी गतिविधि और सेमिटिक विरोधी विचारधाराओं को एक बहुत ही नकारात्मक कारक मानेंगे। उनके प्रवक्ता ने तो इसे और साफ करते हुए कहा कि अमेरिका के लाभ उन लोगों को नहीं मिलने चाहिए जो देश से घृणा करते हैं और अमेरिकी विरोधी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। आव्रजन लाभ एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं। वैसे ये एंटी अमेरिकन का विचार कोई नया नहीं है। इतिहास में देखें तो ये ज्यादातर कम्युनिज्म के विरोध पर केंद्रित था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका दायरा शायद बढ़ रहा है और इसमें अमेरिकी विदेश नीति का विरोध, खासकर इजराइल संबंधी नीति का विरोध, वो भी शामिल किया जा सकता है। ये इसे काफी व्यक्तिपरक बना देता है। बिल्कुल, और ये जांच के तरीके भी वो भी पहले से ज्यादा सख्त हो रहे हैं। सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि छात्रों से वीजा इंटरव्यू के दौरान अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अनलॉक करने और मोबाइल डिवाइस पर प्राइवेसी सेटिंग्स हटाने के लिए कहा जा सकता है। हाँ, और AI आधारित सिस्टम, जिन्हें मजाक में लोग कैच एंड रिवोक कह रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्रोफाइल स्कैन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही FBI के NCIC यानी नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर जैसे जो कानून प्रवर्तन डेटाबेस हैं, उनको खंगाला जा रहा है। अच्छा, और इसमें वो मामले भी शामिल हो सकते हैं जो शायद पहले खारिज कर दिए गए हों, या फिर छोटे मोटे ट्रैफिक उल्लंघन जिन्हें पहले शायद नजरअंदाज कर दिया जाता था। बाप रे। और इसका असर दिख रहा है क्या जमीन पर? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल जनवरी से अब तक 6000 से ज्यादा छात्र वीजा रद्द किए जा चुके हैं। 6000? हाँ, स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इनमें से करीब 4000 तो कानून तोड़ने के मामलों से जुड़े हैं, जैसे मारपीट, नशे में गाड़ी चलाना या चोरी। और वहीं 200 से 300 वीजा आतंकवाद समर्थन के आरोपों के आधार पर रद्द किए गए हैं। इसे कुछ हद तक कैंपस में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ खास विचारधाराएं, जैसे मान लीजिए फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करने वाले, उनसे भी जोड़ा जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मामला भी काफी चर्चा में था, जहां सरकार ने कुछ विदेशी छात्रों के नामांकन को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि अदालती दखल के बाद फिलहाल वो रुका हुआ है। और तो और अमेरिका की नागरिकता यानी नेचुरलाइजेशन पाने की प्रक्रिया भी मुश्किल होती दिख रही है। 15 अगस्त 2025 को एक नया गुड मॉरल कैरेक्टर यानी GMC मेमो जारी हुआ है। इसके तहत नागरिकता के लिए सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं होगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब आवेदकों को मतलब सक्रिय रूप से दिखाना होगा कि वो नागरिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। हाँ, और इमिग्रेशन अटॉर्नी राजीव खन्ना जैसे जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे मतलब खतरनाक रूप से अस्पष्ट और व्यक्तिपरक मानक बताया है। अस्पष्ट कैसे? उनका कहना है कि इससे निर्णय लेने का अधिकार साफ कानूनों के बजाय व्यक्तिगत अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा। वो कहते हैं कि जिससे आप अब तक क्लीन स्लेट यानी साफ रिकॉर्ड समझते थे, उसे अब अधिकारी ब्लैंक स्लेट यानी खाली पन्ना मान सकते हैं। अच्छा, और सिर्फ खाली होना शायद उनके लिए अच्छा होने के बराबर ना माना जाए। इसमें बहुत अनिश्चितता है। तो ये सब नीतियां बदल रही हैं, जांच सख्त हो रही है। क्या इसका असर लोगों के आने जाने पर मतलब यात्रा पर भी पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अमेरिका आने जाने वाली उड़ानों की मांग में कमी रिपोर्ट की है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे टर्किश एयरलाइंस ने अपनी हाल की कमाई की घोषणा में बताया कि अमेरिकी एंट्री पॉइंट्स पर जो इमिग्रेशन जांच बढ़ रही है, उसकी वजह से एथनिक ट्रैवलर्स मतलब हाँ, शायद अप्रवासी समुदायों के लोग वो अपनी विदेश यात्रा की योजनाएं टाल रहे हैं।
एयर फ्रांस KLM ने भी जुलाई के अंत में कहा था कि उन्हें भारत और अफ्रीका जैसे देशों से अमेरिका जाने वाले कनेक्टिंग यात्रियों की संख्या में कमी दिख रही है और उन्होंने इसे अमेरिका के हालात, सीमा पर जांच और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़े मुद्दों से जोड़ा था। और घरेलू एयरलाइंस का क्या? अमेरिका की अपनी एयरलाइंस? डेल्टा एयरलाइंस ने अप्रैल में बताया था कि कनाडा से बुकिंग में काफी गिरावट आई है और मेक्सिको से आने वाले यात्रियों की संख्या भी थोड़ी मिलीजुली सी है, तो वो इन रूट्स पर अपनी उड़ान क्षमता कम करने पर सोच रहे हैं। और एक इमिग्रेशन वकील ने न्यूज़ वीक को ये भी बताया कि उनके कई क्लाइंट आजकल यात्रा करने से बच रहे हैं। क्यों? उन्हें डर है कि कहीं उन्हें बेवजह हिरासत में न ले लिया जाए या उनके फ़ोन या लैपटॉप की तलाशी न ली जाए या पूछताछ में फालतू की परेशानी ना हो। ये जो अनिश्चितता है वो लोगों को रोक रही है। छात्रों के लिए तो वीजा मिलना ही अपने आप में बड़ी प्रक्रिया होती है। अब इसमें और क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, मई के आखिरी में नए वीजा इंटरव्यू शेड्यूल करने पर अचानक रोक लगा दी गई थी। ये करीब 3 हफ्ते तक चली। हालांकि 19 जून को इसे दोबारा शुरू कर दिया गया, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि अब स्क्रीनिंग ज्यादा सघन होगी, खासकर सोशल मीडिया की जांच। इस रुकावट से पीक सीजन में छात्रों को जरूर दिक्कत हुई होगी। इसके अलावा छात्र F और एक्सचेंज विजिटर J वीजा की अवधि को अधिकतम 4 साल तक सीमित करने का एक नया प्रस्ताव है। 4 साल? हाँ, पहले ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के आधार पर मिलते थे। मतलब जब तक आपकी पढ़ाई या प्रोग्राम चल रहा है तब तक वैध रहते थे। सरकार का तर्क है कि इससे हमेशा के छात्रों वाली स्थिति बनती थी। इसी तरह विदेशी पत्रकारों आय के वीजा को भी सिर्फ 240 दिनों तक सीमित करने का प्रस्ताव है। अच्छा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जून में 19 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें ईरान, बर्मा यानी म्यांमार और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं, जहां से काफी छात्र अमेरिका आते हैं। और परिवारों पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर उनके जो H1B या L1 वीजा पर हैं? हाँ, उसमें भी एक अहम बदलाव हुआ है। एक कानूनी समझौता था एडा कुन्नी बनाम मेयोरकास, ये जनवरी 2025 में खत्म हो गया। इस समझौते की वजह से USCIS को H1B या L1 वीजा धारक के आवेदन के साथ ही उनके जीवन साथी और बच्चों के आवेदनों पर, यानी मतलब जो H4 या L2 वीजा पर होते हैं, उन पर एक साथ प्रक्रिया करनी पड़ती थी। अच्छा, तो तेजी से काम होता था। हाँ, कह सकते हैं। अब ये समझौता खत्म होने से ये डर है कि आश्रितों के आवेदनों पर अलग से और ज्यादा देरी से फैसला होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि H4 वीजा पर जो जीवन साथी काम करने के लिए EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिल्कुल। H4 EAD में देरी का सीधा मतलब है कि जीवन साथी काम शुरू नहीं कर पाएगा या हो सकता है मौजूदा नौकरी चली जाए। इससे परिवारों पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ सकता है और बहुत अनिश्चितता पैदा हो सकती है। अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इन सब बदलावों का क्या असर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, गोल्डमैन सैक्स जैसी जो बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं, उन्होंने इसका विश्लेषण किया है। उनका अनुमान है कि अमेरिका में जो नेट आप्रवासन है, मतलब आने वाले माइनस जाने वाले, उसकी दर धीमी होकर लगभग 7.5 लाख प्रति वर्ष तक आ जाएगी। 7.5 लाख? हाँ, ये पिछले 3 सालों के ऊंचे स्तर से तो काफी कम है, लेकिन महामारी से पहले का जो औसत था उससे थोड़ा ही कम है। उनके जो बेसलाइन अनुमान है उनके मुताबिक इसका अमेरिका की GDP की वृद्धि दर पर सीमित असर पड़ेगा, शायद महामारी से पहले की गति से सिर्फ 0.05% कम। सिर्फ 0.05%? ये तो ज्यादा नहीं लगता। हाँ, उनके आधारभूत अनुमान में तो यही है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर ट्रंप प्रशासन आप्रवासन पर और ज्यादा सख्त कदम उठाता है तो ये असर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या कुछ खास सेक्टर हैं जहां असर ज्यादा महसूस हो सकता है, भले ही ओवरऑल GDP पर कम हो? हाँ, बिल्कुल। कुछ खास उद्योग जैसे खेती और निर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन, जहां अप्रवासी श्रमिक, चाहे वो किसी भी वीजा स्थिति में हो या बिना दस्तावेज के हो, कुल कार्यबल का लगभग 15 से 20% हिस्सा है। वहां अगर श्रमिकों की अचानक कमी होती है तो उत्पादन में रुकावट आ सकती है, चीजों की किल्लत हो सकती है और कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अच्छा। दूसरी तरफ विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद WTTC ने भी चिंता जताई है। उनका अनुमान है कि इन नीतियों और इस माहौल के चलते इस साल अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खर्च में करीब $12.5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। $12.5 बिलियन? हाँ, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, वरना सिर्फ महामारी से पहले के स्तर तक वापस पहुंचने में ही कई साल लग सकते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें
तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि अमेरिका की वीजा और आप्रवासन नीतियों में जांच, सख्ती और एक तरह की अनिश्चितता का माहौल लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो H-1B वीजा पर बढ़ती बहस हो या फिर सभी 55 मिलियन वीजा धारकों की समीक्षा की बात हो, सोशल मीडिया की निगरानी हो या फिर यात्रा और परिवारों पर जो असर पड़ रहा है, ये बदलाव कई लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं और इसमें भारतीय छात्र और पेशेवर भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। हाँ, ये वाकई एक उलझी हुई सी स्थिति है जहां राजनीतिक बयानबाजी है, नीतियों में असल बदलाव हो रहे हैं और आर्थिक चिंताएं भी हैं, सब एक साथ मिल गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका आने या वहां रहने की प्रक्रिया जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित हो गई है। और ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है जिसे हम शायद अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और खासकर जैसे अमेरिकी विरोधी गतिविधि जैसे व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव चीजों पर जोर दिया जा रहा है, क्या भविष्य में अमेरिका के लिए एक पसंदीदा या वांछनीय आप्रवासी या आगंतुक होने की परिभाषा ही बदल जाएगी? क्या ये सिर्फ आपके कौशल या आप कितना आर्थिक योगदान दे सकते हैं इसी तक सीमित रहेगी, या फिर आपकी विचारधारा और आपकी मानी गई निष्ठा जैसे पहलू ज्यादा अहम हो जाएंगे? इस पर सोचने और गौर करने के लिए बहुत कुछ है।